नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात मणिपुर के हालातों को लेकर करेंगे, क्योंकि मणिपुर में शांति लाने के लिए लगातार आर्मी और सीएपीएफ प्रयास कर रही हैं। कई छापेमारी की कार्रवाइयां की गई हैं, जहां पर कई खतरनाक हथियार बरामद किए गए हैं। म्यांमार के 26 से ज्यादा नागरिकों को म्यांमार वापस भेजा गया है। इस मुद्दे को समझने की आगे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि म्यांमार में भी काफी हलचल है। अराकान आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है, और क्या इसका नॉर्थ ईस्ट पर कुछ असर होगा, और क्या कुछ मणिपुर में और करने की जरूरत है, ताकि कुकी और मैतेई के बीच जो टेंशन चल रही है उसको कम किया जा सके। डिटेल से इस मुद्दे पर बातचीत हम करेंगे, लेकिन साथ ही में बात रूस की भी होगी, क्योंकि कुर्स्क में एक बार फिर से यूक्रेन ने रूस को बड़ा झटका दिया है। लेकिन ठीक 7:30 बजे आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ आज डॉक्टर जुड़ने वाले हैं, और जो वायरस चीन में फैल चुका है, जिसकी दस्तक भारत में हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि ये कोरोना की तरह खतरनाक है, उसको लेकर भी आज बातचीत होगी। डॉक्टर से समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मणिपुर के हालात को कंट्रोल कर रही सेना, आतंकियों की पकड़ के लिए चलाया ऑपरेशन। M16 राइफल, गोला बारूद, आईडी किए बरामद। भारत ने म्यांमार के 26 नागरिकों को वापस भेजा। बड़ी खबर, मणिपुर के हालात को कंट्रोल कर रही सेना, आतंकियों की पकड़ के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। M16 राइफल, गोला बारूद, आईडी बरामद किया गया। भारत ने म्यांमार के 26 नागरिकों को वापस भेजा है। आतंकियों की पकड़ के लिए लगातार ऑपरेशन जारी हैं। बड़ी खबर, M16 राइफल, गोला बारूद, आईडी बरामद किया गया। असम राइफल, सीएपीएफ और इंडियन आर्मी मिलकर मणिपुर में शांति लाने के प्रयास कर रही हैं, लेकिन कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ करने की जरूरत है, तमाम ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे दें, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। मणिपुर में कैसे हालात होंगे कंट्रोल? सेना सीएपीएफ का ऑपरेशन, आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। हथियारों को जब्त कर रही सेना, M16 राइफल, गोला बारूद बरामद किया गया। नेक्स्ट ग्राफिक्स, 5 जिलों में यह ऑपरेशन चलाया गया। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। जंग लड़ने का सामान इकट्ठा कर रखा था। 27 म्यांमार के नागरिकों को वापस भारत ने भेजा है म्यांमार। तो बड़ा गंभीर मुद्दा, इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम एक्सपर्ट्स के पास चलें, और आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाच सर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए, थैंक यू सर। हमारे साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जय हिंद, थैंक यू जी। नमस्कार, जय हिंद। चर्चा की शुरुआत मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाच सर मैं आपके साथ करूंगा। सर, मणिपुर में हमने देखा कि लगातार हिंसा भड़क रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि सीएपीएफ हो, असम राइफल हो, इंडियन आर्मी हो, लगातार उनके ऑपरेशंस जारी हैं। कुकी मतई के बीच जो हथियार हैं, उन्हें हथियारों को इकट्ठा किया जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि एक शांति बहाली वहां पर की जा सके। लेकिन क्या चुनौतियां आप देख रहे हैं? क्योंकि लगातार पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि सीएपीएफ, इंडियन आर्मी प्रयास कर रही है, सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी भी हालात, हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे लगता है कि मणिपुर में एक लंबा वक्त अभी लग सकता है शांति आने में।
हाँ बिल्कुल, देखो रजत, सच्चाई क्या है कि 3 मई 2023 के बाद जब से हिंसा भड़की है, ये एक एथनिक वायलेंस का रूप लिया था। इसने मैती वर्सेस कुकी, जैसे सब जानते हैं, मैती जो हैं वो इम्फाल वैली में हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ 53% के करीब है। और जबकि कुकी हैं वो पहाड़ों पे हैं जो चारों तरफ हैं इम्फाल वैली के। और कुकी के ऊपर वाले जो बड़े पहाड़ हैं उन पे नागाज है, और उनकी 20-20% के करीब उनकी जी एक प्रकार पॉपुलेशन है। और जिस प्रकार से हिंसा भड़की है 3 मई 2023 में, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। और उसके कारण हुआ क्या कि दो जो पुलिस कंस्टेबलरी की कोत थी उसको भी लूट लिया गया। जी उससे 10,000 के करीब हथियार जो हैं वो एक प्रकार से लूटे गए। जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, चाहे वो मैती के थे या कुकी के थे। और उसके बाद काफी हथियार जो हैं म्यांमार से भी आए। म्यांमार और जो मणिपुर है उसका बॉर्डर जो है पोरस था, फ्री मूवमेंट रजीम है, 16 किलोमीटर आ जा सकते हैं दोनों तरफ। तो उसका फायदा उठाते हुए वहां से भी काफी के काफी हथियार भी आए। और आपको पता ही है कि वहां से चिन पॉपुलेशन आई है जो कि कुकी के इलाके में बसी है। और वहां पर जी आने, क्योंकि उस इलाके में काफी काफी हद तक पॉपुलेशन की डेंसिटी कम थी, और ये पॉपी कल्टीवेशन भी करते हैं। तो सच्चाई यह है कि जो M4 M16 वेपन की बात कर रहे हो, ये चाइनीज मेड है, ये चाइना से भी हथियार बहुत आए म्यांमार के थ्रू। तो ओके वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया था, और दोनों के बीच में एक प्रकार के इतना डिस्ट्रस्ट था कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो बफर जोन बनाया था, जो बफर जोन बनाया था इन दोनों कम्युनिटी के बीच में, वो बफर जोन भी सक्सेसफुल नहीं रहा जाता। अब बात यह है कि करें तो करें क्या। पॉइंट यह है कि हम इसको सिचुएशन को संभाले कैसे, ये तो सबको पता क्या है। मुझे लगता है अभी जी गवर्नमेंट ने मन बना लिया है इसको सिचुएशन को संभालने के लिए। उन्होंने सबसे पहले जो गवर्नर है अजय कुमार भल्ला को भेजा है, जो कि पहले होम सेक्रेटरी थे, वो समझते हैं इस बात को। दूसरा, जो बार बार बात आती है, जब तक आप ये हथियार सोसाइटी के अंदर रहेंगे, 10,000 के करीब जो लूटे गए थे, 10 से 15 हजार वेपन जो कि म्यांमार से आए हैं, तब तक आप इस इलाके को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन करने की जरूरत है, जो कि अब स्टार्ट हो गए हैं जोरों से। यूनिफाइड कमांड दी जाए, पूरे आर्मी कमांडर जो है, मिलिट्री कमांडर, उसके सभी के सभी उसके अंडर एक्ट करें। जी जो करीब करीब 13 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इम्फाल वैली में, जो कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के दायरे में नहीं आते, उनको भी दायरे में लिया जाए। तो कहने का मतलब यह है, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन बहुत सख्ती से करें, इन हथियारों को सोसाइटी से निकालें। जब तक आप हथियार निकालेंगे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और उसके बाद चाहे वो मैती हैं या कुकी हैं, जिनके पास जो भी हथियार लेके मिलिटेंट एक्टिविटी करते हैं, उनके सख्त कार्रवाई करें, फ्री मूवमेंट रजीम को बंद कर दें। और जो ओके भारत सर और म्यांमार के बीच में फेंसिंग करें, और जो असम राइफल है उसको वहां डिप्लॉय करें, कि जिससे मूवमेंट ना हो पाए म्यांमार से मणिपुर, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो म्यांमार में है, वो चीन के जी इसके थ्रू आ रही है, ये समझना चाहिए। बार बार हम इस बात को, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजेश, अगर ये हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतना देर होगा, तो इसका इंपैक्ट एडवर्स मिजोरम में भी हो सकता है। ओके वहां भी काफी शरणार्थी जो हैं म्यांमार से भी आए हैं, मणिपुर से भी गए हैं, वो भी क्रिश्चियन हैं, जिस प्रकार से चिन पॉपुलेशन है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी कंट्रोल में लाया जाए। नहीं तो ये नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं, इनके इंटरलिंक है, वो प्रॉब्लम ओके नागालैंड में भी जा सकती है, मिजोरम में भी जा सकती है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को जल्दी रिजोल्व करना, और मुझे लगता है अब गवर्नमेंट ने मन बना लिया है कि इनके पीछे जोरों से जाएगी, जिसने भी हथियार लिए हैं उस पर एक्शन की कार्रवाई की जाएगी। राजेश। ठीक है सर, मैं फिर आता हूं सर आपके पास, एक बार फिर आऊंगा मैं इस मुद्दे को और डिटेल से समझने के लिए। लेकिन डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आऊंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि 31 दिसंबर 2024 साल का आखिरी दिन, और सीएम एन बीरेन सिंह आते हैं और कहते हैं कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लेकिन उसके बाद पिछले 6 दिनों में हम दो बड़े इंसिडेंट, दो बड़ी घटनाएं मणिपुर के अंदर देख चुके हैं, जहां पर खुलेआम हथियार लहराए जा रहे हैं, और तो और पुलिस के अधिकारियों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। इस प्रकार के मणिपुर के अंदर हालात हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर? देखिए, निश्चित रूप से जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो खासकर जो जी अनम्यूट कर आदिवासी लीजिएगा, बाहुल्य शायद जो सर आपने राज्य है। म्यूट कर रखा है खुद को। डॉक्टर महेंद्र जी, हेलो अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, नहीं, अनम्यूट हूं मैं। अनम्यूट है, हमें आ रही है आवाज।
हाँ, हेलो। ओके सर बोलिए। हाँ। अ, नहीं, लेकिन मेरी आवाज इको हो रही है। देखिए, जो जी प्रमुख मुद्दा है मैं आपको नहीं सुन पूरे पा रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में। मैं पीसीआर से चाहूंगा कि एक बार आपकी आवाज को चेक करें। पीसीआर थोड़ा डॉक्टर महेंद्र की आवाज को चेक करिएगा, मेरे तक सर की आवाज नहीं पहुंच। जी जी। चलिए, मैं आ मेजर रही है जनरल मेरी अश्विनी आवाज? कुमार श्रीवास्तव। हाँ अब आई सर, बोलिए बोलिए। हाँ जी, जी, जी। जी बोलिए सर। देखिए, जो प्रमुख मुद्दा है खासकर नॉर्थ ईस्ट में, वो हमारे जो पुराने, अगर हम देखें कि जो एक एथनिक कम्युनिटीज हैं तमाम, और वो जी अपनी पहचान को लेके, अपनी आइडेंटिटी को लेके वो बहुत ही संवेदनशील है। और हमने कोशिश की उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की कि किस प्रकार से तमाम, जो भी, चाहे नागालैंड हो, मणिपुर हो, और वो जहां पे भी इस तरीके की जो एक बड़े वर्ग ने इंसर्जेंसी का रास्ता अपनाया, तो सरकार ने ये कोशिश की। अभी मणिपुर पे अगर हम आते हैं, तो सरकार ने मन बना लिया है कि उसको, पूरे मणिपुर को डी वेपनाइजेशन करना है, कि जिनके पास भी हथियार हैं, वो हथियार जो है उसको, जो है मतलब अ, उसको कब्जे में करना है। और जी उसके अलावा फिर जो है बातचीत, नेगोशिएशंस और ये सारी चीजें जारी रहेंगी। और जो पोरस बॉर्डर है, हम ये जानते हैं कि म्यांमार से हमारी जो है एक बड़ी, जो भी सेवन सिस्टर्स है हमारी, एक बड़ी सीमा जो है लगती है। और वहां से अवैध हथियार आप कहें, आप जो है ड्रग्स ट्रैफिकिंग की बात करें, ये सारा जी उस पूरे क्षेत्र में ये प्रभावित होता है। सरकार ने ये कदम उठाया है। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पीस की जो हम बात करते हैं, कि लंबे स्तर तक जो है एक शांति अगर हम उस क्षेत्र में स्थापित करना चाहते हैं, तो वहां पे जो एक प्रभाव, बहुत बड़ा प्रभाव है म्यांमार से आने वाले लोगों का। और जी उसके अलावा जो एक आप कहें कि जो एक मिशनरीज का जो प्रभाव है, उसको जी जी तमाम कोशिशों के बावजूद उसको हम कम करने में सफल नहीं रहे हैं। और सरकार की ये कोशिश है कि जो हथियार हैं लोगों के पास, जो तमाम गुट हैं, चाहे नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, मुझे मुझे भी कई बार मौका मिला कि मैं जा पाया जो है, खासकर नागालैंड और मणिपुर में। नागालैंड की स्थिति ये है कि वहां पे तमाम जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो पैदा हो ओके गए हैं। वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज लें, वहां की जो स्थानीय स्तर पे जो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ये हिंसा जारी करने में उनका लाभ है, ये हिंसा जारी रहे उसमें उनका लाभ है। तो ऐसे में सरकार ने एक कड़ा रवैया अपनाया है। मुझे लगता है कि ये स्वागत योग्य है। इससे और कामयाबी मिलेगी, और लेकिन मैं अब मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद मैं आप दोनों खास मेहमानों के पास फिर आऊंगा, डिटेल से इस मुद्दे को और डीपली मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार मणिपुर को लेकर ही चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन म्यांमार के जो हालात बिगड़ रहे हैं, जिस प्रकार से अराकान आर्मी वहां पर हावी हो रही है, इसका क्या असर मणिपुर पर होगा, इसको समझेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द अहम मुद्दे पे चर्चा हमारी लगातार जारी है। मणिपुर के हालातों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत गहराई से इस मुद्दे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाहे कुकी हो चाहे मैतेई हो, दोनों ही हमारे हैं। और मणिपुर में शांति के लिए एक प्रयास भारत सरकार की तरफ से लगातार जारी है, और उसी पर बातचीत हम कर रहे हैं। मेजर जनरल अश्विनी कुमार श्रीवास्तव सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव सर, जो चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा अब, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं मणिपुर के, म्यांमार के अंदर अराकान आर्मी लगातार आगे बढ़ रही है, रखाइन प्रांत के लगभग 70% हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया है। क्या जो कुछ इस वक्त म्यांमार के अंदर हो रहा है, और जिस प्रकार की चीन और मिन के आपस में रिश्ते हैं, इनका एक असर आने वाले वक्त में हम मणिपुर पर, नॉर्थ ईस्ट पर देख सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, देखो ये जो आपने बताया कि एक रखाइन प्रोविंस है, एक चिन प्रोविंस है, और जी अराकान आर्मी काफी सक्रिय है। अराकान आर्मी में बुद्धिस्ट है,
और अभी आप देखें अराकान आर्मी और बांग्लादेश के बीच में झड़प हुई। जैसे पता है 270 के करीब जो किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश और म्यांमार का, तो उन्होंने बांग्लादेश की फौज को धका भी दिया। और जो रोंगिया हैं जो कि एक प्रकार हिंदू और बुद्धिस्ट पे जुल्म कर रहे थे, उनके पीछे भी इन्होंने एक्शन लिया। अब बात आती है कि अराकान आर्मी जो है ये क्या रोल प्ले करती है भारत के लिए, इसका कोई खतरा है या क्या बात है। देखो अराकान आर्मी जैसे मैंने बताया बुद्धिस्ट हैं, जो मिलिट्री जनता है वो इफेक्टिव नहीं है। जो जी इलाका भारत के साथ मिलता है वहां पर अराकान आर्मी काफी सक्रिय है। अब अराकान आर्मी के साथ हमारे रिश्ते काफी ठीक हैं एज ए नेशन, क्योंकि हमें जैसे पहले भी मैंने आपके साथ प्रोग्राम कराया था, जो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो हमारा जी जी बहुत जी इंपॉर्टेंट है। वो अराकान के रखाइन प्रोविंस से ही आता है, क्योंकि हमारा है कि कलकत्ता से शिप के द्वारा कुआकप्पू पोर्ट पे जाएगा जो कि म्यांमार में है। कुआकप्पू के ओके सर। पोर्ट्स के बाद कलादान नदी से वो बोटों से आएगा, और फिर उसके बाद वो एक प्रकार रोड से आइजोल आएगा और फिर भारत के अंदर आएगा। इससे 3 से 4 गुना समय भी कम लगेगा, सामान भी ज्यादा आएगा, क्योंकि ओके सर। अराकान आर्मी वहां पर सक्रिय है। काम हमारा रुक गया था, मगर हमारे बातचीत एक वर्केबल रिलेशन है, वो काम स्टार्ट है उसमें, क्योंकि रिलेशनशिप हमने उनसे बनाए हैं, वो ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं अराकान आर्मी में। इसी प्रकार जी से जो हमारा इंटरनेशनल ट्राइलेटरल हाईवे है जो कि भारत से म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड, उसके बाद लाओस और कंबोडिया में जाएगा, उस पर भी अब काम चल पड़ा है, क्योंकि अराकान आर्मी के साथ बातचीत हमारी जारी है। तो अराकान आर्मी के साथ भारत के रिलेशनशिप काफी वर्केबल है, अच्छे हैं, और हमारे म्यांमार के साथ भी अच्छे हैं। मगर सच्चाई यह है कि जिस प्रकार से इस बार ये जो वेस्टर्न म्यांमार का इलाका जो भारत से मिलता है, जो कि एक प्रकार से आपका रखाइन प्रोविंस है, चिन है, उसके अंदर जी ज्यादातर अराकान आर्मी का ही बोलबाला है। पाकि जो चीन है उसने भी चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है। जैसे उसने बिल्कुल सर। पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, वो जो उनकी एक प्रकार युआन प्रोविंस है उससे नीचे उतर के, और वो भी आता है इनका जो कि एक प्रकार से समुद्र के अंदर जो पोर्ट है उन्होंने बनाया है, उस वहां पर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीन है उसने भी अराकान आर्मी से अपना बातचीत किया, क्योंकि वहां पर भी चल नहीं चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी नहीं बन सकता अगर वो अराकान से निकले। तो कहने का मतलब बिल्कुल सर। अराकान का बोलबाला है। मगर हमारे लिए सबसे चिंता का विषय क्या है आज की तारीख में म्यांमार से, वहां से दो चीज का है, एक तो हथियार वहां आ रहे हैं, एक वहां से ड्रग्स ओके आ रहे हैं, और एक जो काफी इन्फिल्ट्रेशन भारत में हुई है। जो चिन पॉपुलेशन है जो आप बता रहे हैं कुकी के इलाकों में बस गई है, पॉपी कल्टीवेशन कर रही है, हथियार भी वहां से आए, इसीलिए बातचीत कर रहे हैं ये फ्री मूवमेंट रजीम है, इसको बंद किया जी जाए या इसको रेगुलेट किया जाए। अब जिस तरीके से सुनने में आया कि 16 किलोमीटर की गए 10 किलोमीटर होगा, और कोई भी आर पार नहीं जा सकता जब तक वो यहां से पास नहीं बनवाएगा प्रॉपर नहीं पास, और उसी बिल्कुल। इलाके से वापस आएगा। कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सक्रिय है, बॉर्डर पे फेंसिंग हो रही है, और इसके बाद फ्री मूवमेंट रजीम को कंट्रोल किया जा रहा है, कि इसका मतलब कोई फ्री फॉर ऑल ना हो। मुझे लगता है अब जो गवर्नमेंट का रवैया है वो काफी सख्त है, प्रैक्टिकल है। उन्होंने यही नहीं कि गवर्नर को बदला है मणिपुर में, इन्होंने जी गवर्नर जो है मिजोरम के, क्योंकि है जनरल वीके सिंह, उनको बनाया है, जी क्योंकि वो भी बहुत काबिल हैं, जानते हैं। क्योंकि यहाँ की प्रॉब्लम जो बातचीत कर रहे थे, अगर म्यांमार में वायलेंस ज्यादा देर रहेगा तो इसका जो इम्पैक्ट है मिजोरम में भी होगा, नागालैंड में भी होगा। तो इसलिए जरूरी है ठीक है ये सर। जो एथनिक वायलेंस है ये जल्दी कंट्रोल लिया जाए, हथियार वापस लिए जाएं, और उसके बाद एक शांति का माहौल आए। राजेश। ठीक है सर। और लग रहा है क्योंकि अगर फेंसिंग हो जाती है म्यांमार बॉर्डर पर तो एक उम्मीद बंधेगी शांति की। डॉक्टर महेंद्र सिंह, लेकिन मैं एक अलग नजरिए से आपसे चीजों को समझूंगा। अब मणिपुर में जितने कुकी हैं, वो जो मणिपुर के चर्च हैं उनके बहुत ज्यादा प्रभाव में है सर, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। क्या चर्च के पादरियों के साथ एक बातचीत की जा सकती है, क्योंकि चर्च के आदेशों को वो ज्यादा मान रहे हैं इस वक्त, तो क्या पादरियों को कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है? और जिस प्रकार से हमने अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट देखी, हाल में 3 से 4 ऐसे वीडियो आए जो अमेरिका के मिशनरी वहां पर पहुंचे और उन्होंने उनको मोटिवेट भी किया मैतेई के खिलाफ और कुछ
बुलेट प्रूफ भी बांटे, ड्रोन भी दिए। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद इस मुद्दे को उठाया जाएगा सर? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, खासकर जब हम कॉन्फ्लिक्ट जोन की बात करते हैं। अगर कोई क्षेत्र कॉन्फ्लिक्ट जोन में बन जाता है तो वो फिर तमाम ऐसे इश्यूज सामने आते हैं, मुद्दे सामने आते हैं, जिनको सरकारों को मिल बैठ के और एक साथ आके उसको बातचीत करनी होगी। जहां तक हमने, ठीक है, फ्री मूवमेंट रिजीम हमने बंद कर दी बांग्लादेश म्यांमार के साथ, लेकिन करीब 1600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। हाँ, और वो बॉर्डर जो है हिली है, कितना हम ब्लॉक करेंगे? तो ये एक बड़ा जो है चुनौती है। इसके अलावा अगर हम मैती और कुकीज की सिर्फ बात करें तो निश्चित रूप से एक धार्मिक जो है बातचीत आती है कि वहां क्रिश्चियंस हैं और कुछ हिंदूज हैं, और सरकार को ये बातचीत करनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उस पूरे बेल्ट में, पूरे उस क्षेत्र में जो प्रमुख मुद्दा है वो इन ट्राइबल्स की अपनी आइडेंटिटी, अपनी बिल्कुल पहचान। सर। वो किसी भी कीमत पे अपनी पहचान, जो शायद उनकी जो स्थानीय पहचान है, जो उनकी अपनी सभ्यता संस्कृति है, उसको वो बचाए रखना चाहते हैं, और उसमें उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर हम नागा प्रॉब्लम की बात करें तो वो भी अपनी पहचान को लेके है। अभी जो ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ रिजर्वेशन के साथ, आरक्षण के साथ, जिस प्रकार से जो वहां के हाई कोर्ट का निर्णय को लेके ये पूरा विवाद शुरू हुआ, तो हमें इस मुद्दे को 3 स्तर पे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक स्थानीय स्तर पे कि हम सभी कम्युनिटी के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनसे बातचीत करें, उनको जो है अपने अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें। दूसरा, निश्चित रूप से ये हमारा एक सुरक्षा का एंगल है। जिस प्रकार से मेजर जनरल साहब ने बातचीत की कि हम कोशिश करें कि जो इन्फिल्ट्रेशन है, जो भारत विरोधी तत्व है, वो इस जो फ्री मूवमेंट रिजीम जो हमने पिछले साल फरवरी में बंद कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं घुसपैठ और जो है वो आवागमन जारी होगा। जिस प्रकार से बॉर्डर की स्थिति है, चाहे हम बांग्लादेश बॉर्डर की बात करें, चाहे हम जो है इस नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर्स की बात करें, तो वो एक हल करने की कोशिश है। और उसके साथ ही जुड़ा हुआ मसला है जो हमारी सरकार अभी कर रही है, जिससे इस डिबेट की शुरुआत हुई, कि डी वेपनाइजेशन, कि वहां से जो तमाम अन्य जो समुदाय हैं, आदिवासी समुदाय हैं, उनसे वो, क्योंकि हथियार उनके पास हैं, और वो फिर ये जो संघर्ष है ये हिंसक हो जाता है अगर आपके पास हथियार है, तो उसको रोकने की जो आखिरी बात है कि हम किस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे इस पूरे क्षेत्र में अमेरिका का स्टेक हो, चाइना का स्टेक हो। हम ये जानते हैं कि चीन कोशिश पूरी तरीके से लगा हुआ है कि म्यांमार पे अपना उसी तरीके का एक प्रभुत्व स्थापित करे जो वो करने में सफल पाकिस्तान में रहा भारत भी थोड़ा सा अलर्ट है, उसकी कोशिश जारी है बांग्लादेश में। जी, थोड़ा सा समय का अभाव है, आज आप दोनों से मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि देश में HMPV वायरस के 2 मामले सामने आ चुके हैं, तो 7:30 बजे मुझे डॉक्टर साहब के पास भी जाना है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया का। डॉक्टर महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ठीक 7:30 बजे HMPV वायरस को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि भारत के अंदर 2 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। क्या ये कोरोना की तरह घातक है, क्या ये कोरोना की तरह फैल रहा है, और कितना हमें सावधान रहने की जरूरत है, डॉक्टर से समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद सीधा डॉक्टर के पास हम चलेंगे। पहले बड़ी खबर आपको बता दें तो HMPV वायरस को लेकर दुनिया अलर्ट है। चीन से दुनिया में फैलने लगा HMPV वायरस। मलेशिया, हांगकांग में मिले HMPV के मरीज। भारत में भी सामने आए HMPV के 2 मामले। कर्नाटक और गुजरात में मिला HMPV वायरस। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, चीन से दुनिया में फैलने लगा HMPV वायरस। मलेशिया, हांगकांग में मिले HMPV के मरीज। भारत में भी सामने आए HMPV के 2 मामले। कर्नाटक और गुजरात में भी मिला HMPV वायरस।
चीन से दुनिया में फैलने लगा HMPV वायरस। मलेशिया हांगकांग में मिले HMPV के मरीज। तो चीन से दुनिया में फैलने लगा है HMPV वायरस। ये कितना खतरनाक है ये समझेंगे, लेकिन के मरीज। भारत में भी सामने आए HMPV के 2 मामले। कर्नाटक और गुजरात में मिला HMPV वायरस के। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। दुनिया में फैला HMPV वायरस। मलेशिया हांगकांग में कई मामले। चीन के हॉस्पिटल में लगी भीड़। भारत के बेंगलुरु में मामला सामने आया। 8 महीने की बच्ची संक्रमित मिली। दूसरा मामला गुजरात में सामने आया और चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स। मलेशिया ने एडवाइजरी जारी की है। साबुन से बार बार हाथ धोना है, चेहरे पर मास्क पहनना है, खांसते या छींकते समय मुंह को ढकना है। अब HMPV वायरस के लक्षण देख लीजिए। फ्लू, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, नाक बहना, कभी कभी घबराहट होना, सांस की तकलीफ होना। कोरोना की तरह ये फैल रहा है। खांसने या छींकने से फैल सकता है, छूने से भी संक्रमण फैल रहा है। बाकी के ग्राफिक्स आप साइड में प्ले कर दीजिएगा। हम सीधा डॉक्टर DR राय के पास चलेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, डॉक्टर DR राय। थैंक यू सर, जय हिंद। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से HMPV वायरस चीन से तमाम तस्वीरें आई, उसके बाद हड़कंप मच गया। चीन कहने लगा कि नहीं जी, हमारे यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है, सब ठीक है। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं मलेशिया में, हांगकांग में, वहां पर भी हॉस्पिटल में भीड़ लगने लगी। और आज हम देख रहे हैं कि भारत में एक दिन के अंदर 2 मरीज सामने आते हैं। किस प्रकार से हम इस HMPV वायरस को देखें, क्योंकि जब HMPV को देख रहे हैं तो 2020 की वो जनवरी याद हमें आती है, जब हम इटली की तस्वीरें देख रहे थे, चीन की तस्वीरें देख रहे थे, पूरी दुनिया में एक खौफ मच गया था। तो कितना हटकर ये तस्वीर, कितना हटकर ये वायरस सब। राजेश जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने। सबसे बड़ी बात तो हम 2000 की बात चालू करें। उस वक्त भी जब कोरोना आया था तो हमको चीन ने गलत फहमी में रखा। उसने कभी भी अपनी डाटा किसी देश से शेयर नहीं किए और हमेशा झूठ बोलता रहा। उसकी एक आदत है, जो बीमारी उसके यहाँ होती है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन एज ए डॉक्टर होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस प्रकार की कोई महामारी, कोई इन्फेक्शियस डिजीज बहुत ज्यादा फैल रही हो तो उसकी सूचना हर देश को टाइम के ऊपर चली जानी चाहिए। लेकिन WHO ने भी लास्ट ईयर यानी 2000 के अंदर 4 महीने के बाद ये माना कि ये एक प्रकार की महामारी है। अब रहा सवाल ये कि जो कुछ हमको अभी HMPV वायरस के बारे में मालूम पड़ा, ये क्या है, ह्यूमन वायरस है। ये एक हमको वीडियो से या व्हाट्सएप से पता लगा कि चीन के अंदर क्लिनिक्स भर गई हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, क्रिमेटोरियम भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है। तब ये मालूम पड़ा कि इतनी महामारी कहां से आ गई है। तब वो कहने लगा शुरू में कि ये तो एक प्रकार का सादा वायरस है। चलो ठीक है, वायरस है। सर्दी के अंदर हमेशा हैं, ये हम भी एज ए डॉक्टर जानते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं बढ़ता कि सारी बीमारियों को हट के सिर्फ यही बीमारी आ जाए। अब रहा सवाल कि इसकी बारे में जो फैलने की बारी है, सारा देश अब देखिए, सबसे पहले चाइना में आया, चाइना आने के बाद ये इंडोनेशिया में गया, इंडोनेशिया से हांगकांग में गया, और आज हिंदुस्तान के अंदर 2 केस कर्नाटका में और 1 केस गुजरात के अंदर, वो भी छोटे बच्चे, 8 महीने, 3 महीने, 2 महीने के बच्चे को। सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है, इतने छोटे बच्चे को ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन क्यों हो रहा है। एज ए डॉक्टर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वो बच्चों को बीमारी है तो उनके घर का आप ट्रेसिंग करिए, ट्रैक करिए उनको। उनके घर में कोई एसिम्प्टोमेटिक बुजुर्ग तो नहीं है
जो बीमार है लेकिन उसको बीमारी इस प्रकार की नहीं है, कैरियर है वो, हमें वहां से पता लगाना है। दूसरी चीज, अब हमको पैनिक होने का कोई फायदा नहीं है। जो हमने 2020, 21, 22 में भुगता है, हमें उसको दिमाग में लेके अपने सारे के सारे प्रोटोकॉल्स अपनाने चालू कर देने चाहिए। ये बीमारी भी एक सांस से, हवा के द्वारा फैलती है, छींकने से, खांसने से ड्रॉपलेट्स बाहर जाते हैं तो फैलती बहुत जल्दी है। और ये इस वक्त के टाइम के ऊपर ये बच्चों को और बुजुर्गों को ज्यादा इफेक्ट कर रही है। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है सबसे पहले कि जो अगर व्यक्ति को खांसी जुकाम है, अपने आप को आइसोलेट कर लो, बाहर मत निकलो, डॉक्टर से जांच करवा लो। आप अपने आप को बचाएंगे तो अपने घर को बचाएंगे, अपने परिवार को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे। सेकंड चीज है, भीड़ वाले इलाकों में जाना छोड़ दीजिए। थर्ड चीज है, आप कंटिन्यूसली अपने हाथ धोते रहिए। अगर कोई, जैसे आप किसी हैंडल को पकड़ते हैं और हैंडल के ऊपर न जाने कितने लोगों ने हाथ लगाया होता है, तो हैंडल को पकड़ने के बाद तो साबुन से धोइए या सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ कीजिए, और उस हाथ को अपने नाक पे, मुंह पे, आंख पे मत ले जाइए। टिश्यू पेपर को दोबारा यूज मत कीजिए, रुमाल को दोबारा यूज मत कीजिए, किसी और का रुमाल, तौलिया यूज मत कीजिए। ये सारी प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए। सरकार भी आज की तारीख में हमारी बड़ी प्रोएक्टिव होकर इसके ऊपर निगाह रखे हुए है। सर्विलेंस एडवाइजरी भी उन्होंने चालू कर दी है, और एडवाइजरी का सबसे बड़ा मकसद यह है, जो भी विदेश से आ रहा है, अगर उसकी स्थिति इंडोनेशिया से है, हांगकांग से, चाइना से, उसको आइसोलेट करके जरूर देखिए। जब तक उसका नेगेटिव नहीं आ जाए, उसको कंट्री, अपने देश के अंदर, शहर के अंदर घुसने मत दीजिए। अगर हमने ये शुरू में, पहले स्टार्टिंग के दिनों में कोविड के टाइम पर ये गलती हो गई थी, हमने सोचा कि जो चीन से आएगा उसको तो देखेंगे लेकिन दूसरों को नहीं देखेंगे। अब ये नहीं पता कि एक आदमी चीन से सिंगापुर गया, सिंगापुर से लंदन, लंदन से यहाँ आ रहा है, तो वो तो बेस तो उसका चाइना था। तो वो, लेकिन ये अब हमको ट्रेसिंग, सर्विलेंस की एयरपोर्ट के ऊपर, सी पोर्ट के ऊपर, हर जगह हमको रखनी पड़ेगी। और रहा सवाल दूसरा, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई आज की तारीख में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हमारी वेल इक्विप्ड है, डॉक्टर हमारे वेल इक्विप्ड है, हमारे पास किट भी बहुत अच्छे हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कोई घबराने की बात नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई है, हमें अपने आप को सचेत करने की, अपने आप को कॉशियस रखने की, अपने आप को बचा के रखने की। डॉक्टर साहब, बस एक छोटा सा सवाल जिसका छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा। पिछले एक दशक में हमने कई सांस की बीमारियां देखी हैं, जिसमें कोविड ले लीजिए, स्वाइन फ्लू ले लीजिए, और भी कई तरह के फ्लू आए, और खासकर सर्दियों में ये बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है डॉक्टर साहब? क्योंकि ये जो बीमारी आ रही है HMPV, इसमें भी कहा जा रहा है कि एक ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर भी। राजेश जी, HMPV जो वायरस है ये आज का नहीं है, पिछले 23 साल से चल रहा है, जिसको हम स्पोरेडिक इन्फेक्शन कहते हैं। कि जब भी सर्दी का टाइम होगा, मौसम बदलेगा, इस प्रकार के, जैसे फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, ये धीरे धीरे कभी खत्म नहीं हुआ आज तक। और मैंने आज से 3-4 साल पहले भी कहा था कि ये मत सोचिए कि कोविड का वैक्सीन आ गया। कोविड आज भी है, कोविड खत्म नहीं हुआ है, और कोविड वो आज भी कंफ्यूज कर रहा है। इसी तरह से ये सर्दी जुकाम के केसेस, जब भी मौसम बदलता है, सर्दियों के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, खांसी जुकाम के बहुत आते हैं, तो हमको उससे डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये केसेस, जैसे सपोज करो आज की तारीख में हमारे पास 100 मरीज हमारी OPD में आए, और 100 में से 70 मरीज सिर्फ खांसी जुकाम के आ गए, तो हमको सोचना पड़ेगा ये एकदम क्या हो गया। पहले तो 10-15% होते थे, आज 70% हो गए। तो हमको उस वक्त सचेत होने की जरूरत है, सर्वेलेंस होने की जरूरत है, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग एंड ट्रीटमेंट, वो तीनों चीजें हमको अपनानी पड़ेंगी, जिससे हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल इसके वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीनेशन अंडर प्रोसेस है, फर्स्ट फेज इसका चल चुका है, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास इसका कोई वैक्सीनेशन भी आज की तारीख में नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई डरने की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपके माध्यम से, डरने की, पैनिकी होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बचाइए, अपने आप को बचाइए, दूरियां रखिए, साफ मुंह धोइए, और घर से बाहर निकलते वक्त N95 का मास्क पहनना चालू कर दीजिए। जी सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर DR राय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। तो HMPV वायरस देश में जरूर फैलना शुरू हो चुका है, लेकिन डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें, और जो कोरोना प्रोटोकॉल थे
अगर आज आप उनका इस्तेमाल करते हैं फिर से, तो यकीन मानिए कि HMPV वायरस आपसे कोसों दूर रहेगा। तो आज मेरे साथ डिफेंस स्पेशल में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।